आज के लेक्चर में हम लोग कॉफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कोएक्सियल सोलेनॉइड के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है आज का। लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब सब्जेक्टिव पेपर होता था, जैसे इस बार ही केवल सीबीएसई ने कोरोना के चलते जो है ऑब्जेक्टिव पैटर्न किया है, वॉल्यूम वो भी टर्म 1 का किया है, क्योंकि टर्म 2 में तो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों रहेगा। तो ऑब्जेक्टिव में तो डायरेक्ट आपको पुट द फॉर्मूला गेट द आंसर से काम चल जाएगा, लेकिन जब भी सब्जेक्टिव पेपर होता था, जो पिछले बार जैसे 2021 में तो खैर पेपर ही नहीं हुआ, 2020 में भी हुआ था, तो सब्जेक्टिव पेपर जब भी होता था तो 110% यानी कि म्यूचुअल इंडक्टेंस फॉर टू लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनॉइड के चलते जो एक्सप्रेशन को हमें ड्राइव करना पड़ता था, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, वो हमेशा आता था सीबीएसई में, और ये 3 मार्क्स का गारंटेड क्वेश्चन होता था। तो आज का लेक्चर जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अभी तक आप लोग जो लोग भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप तक नोटिफिकेशन जल्दी से पहुंच जाए और आपका कोई भी लेक्चर मिस ना हो। तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में, ग्रुप में इसको शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए। तो चलिए आज का लेक्चर जो हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो वंस अगेन आई विल रिपीट, आज के लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस फॉर टू लॉन्ग करंट कैरिंग कोएक्सियल सोलेनॉइड। तो आपका लेक्चर मिस ना हो, जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलिए, तो जैसा कि ऑलरेडी मैंने आपको बताया, आज के लेक्चर में हम लोग क्या देखने वाले हैं? कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनॉइड। देखिए इस वर्ड पे ध्यान दीजिएगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोएक्सियल? कोएक्सियल का मतलब क्या है? दो सोलेनॉइड है और दोनों का दोनों जो एक्सिस है, दोनों सोलेनॉइड का जो एक्सिस है, दे हैविंग कॉमन एक्सिस। आई गॉट माय पॉइंट। तो चलिए इसका डायग्राम देखते हैं कि कैसे कोएक्सियल सोलेनॉइड का डायग्राम होगा। तो लुक एट इट ऑन द बोर्ड, आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए डायग्राम को ध्यान से देखिएगा। जैसे हम इस चीज को कैसे बनाएंगे, थोड़ा सा इसका डायग्राम जो है ना, हम अच्छे तरीके से ड्रॉ करते हैं ताकि फर्दर इसको इरेज ना करना पड़े। एक साइड में बना लेते हैं। चलिए देखिए यहीं पे अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे ये हमारे पास सोलेनॉइड है, ये हमारे पास सोलेनॉइड 1 हो गया, यहां से करंट गया। अगर मैं इसको I1 मानता हूं, जो कि एक तरह से हमारे पास इनपुट करंट है, और ये हमारे पास I1 बाहर की तरफ आएगा एज ए आउटपुट, यानी कि ये इनपुट करंट है और ये हमारे पास क्या है? आउटपुट करंट है। इसका डायग्राम हम लोग देख लेते हैं। यहां से करंट आ रहा है और यहां से करंट जा रहा है। ठीक है, तो ये सोलेनॉइड हमारे पास क्या हो गया? S1। इसमें कोई दिक्कत? मान लेते हैं लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड हम क्या मान लेते हैं? L इज द लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड, यानी कि दोनों सोलेनॉइड का ऑब्वियस सी बात है लेंथ कॉमन ही होगा। दूसरा सोलेनॉइड जो होगा उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इस चीज को बहुत अच्छे से बारीकी से देखिएगा ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हो। मैं थोड़ा सा कोडिंग डिफरेंट कलर कर देता हूं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। दूसरा सोलेनॉइड को हम डिफरेंट कलर से ले रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। दिख नहीं रहा होगा, अभी आपको दिखेगा। यानी कि इस चीज को ध्यान से देखिएगा। ये डॉटेड डॉटेड जो मैं दे रहा हूं, ये बिल्कुल ये डॉटेड है। ये जो दोनों सोलेनॉइड के बीच में गैप है, ये है हमारे पास। इसका टर्निंग मैं आपको दिखा रहा हूं स्केच करके। मैं इस सर्कल को अच्छे से बना देता हूं ताकि आपको दिखाई दे, दिखने में कोई दिक्कत नहीं हो। तो ऑब्वियसली इसके अंदर भी डायग्राम अगर लेंगे तो यहाँ से करंट क्या हो रहा है? जैसे ऐसे जा रहा है तो ये एंटर कर रहा है और ये एग्जिट कर रहा है, यहाँ से एंटर कर रहा है और ये एग्जिट कर रहा है, ये एंटर एग्जिट कर रहा है।
और ये एग्जिट कर रहा है, ये एंटर कर रहा है और ये एग्जिट कर रहा है। तो ये हमारा एग्जिट हो गया, ये हमारा एंटर हो गया। तो ये सोलेनॉइड दूसरा है, तो इसके करंट को हम क्या ले सकते हैं, ये I1 और ये I1, ये I2 और इस करंट को भी हम I2 लेंगे, लेकिन ये एज ए आउटपुट होगा और ये एज ए इनपुट होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये एज ए हमारे पास क्या हो जाएगा, इनपुट होगा। चलिए, तो बहुत अच्छे से डायग्राम आपको समझ में आ रहा होगा। मैंने कोशिश किया हूं इसको डिफरेंट कलर से स्केच करने के लिए। तो ये जो देखिए व्हाइट कलर का जो है ये सोलेनॉइड S1 है, और ये जो पिंक कलर का दिख रहा है ये सोलेनॉइड S2 है, यानी कि दो। अब यहां पे आपको ध्यान देना है, ये दोनों का दोनों जो सोलेनॉइड है S1 और S2, S1 और S2 हम यहां पे मेंशन कर देते हैं। ये सोलेनॉइड हमारे पास क्या है, S2। ये दोनों का दोनों देखिए कोएक्सियल है, हैविंग कॉमन एक्सिस, दोनों का दोनों एक ही एक्सिस पे क्या कर रहा है, लाई कर रहा है। दैट्स व्हाई हम इसको क्या कर रहे हैं, कोएक्सियल सोलेनॉइड। तो बहुत ही सिंपल है, जैसा कि आपको ऑलरेडी मैंने बताया। देखिए कभी भी इंडक्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, फ्लक्स। जैसा कि आपने देखा फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, सेल्फ इंडक्टेंस में फाई को खोले थे तो फाई इज इक्वल टू LI। उसी तरह म्यूचुअल इंडक्टेंस में भी हमारे पास क्या हो जाएगा, फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, फाई को खोलेंगे तो MI, तो M इज इक्वल टू फ्लक्स पर यूनिट करंट। तो ऑब्वियस सी बात है, हमें इंडक्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले किसको फाइंड आउट करना पड़ेगा, फ्लक्स को। फ्लक्स अगर मिल गया तो मेरा काम हो गया, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, नोटेशन आपको पता ही है, जहां कहीं भी स्मॉल n लिखा होगा तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होगा, और कैपिटल N जो होगा वो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स होगा। यहां पे भी आप देख सकते हैं सोलेनॉइड है तो बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स को कैपिटल N से लिखेंगे। और नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ का मतलब आपको मैंने पिछले लेक्चर में भी बता रखा था कि एक छोटे से यूनिट लेंथ में हम चेक करते हैं कि नंबर ऑफ टर्निंग कितना है, उसी को हम लोग एक्सप्रेस करते हैं नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ से। तो जैसे अगर सोलेनॉइड S1 है तो इसके अंदर जो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होगा उसको हम क्या मान सकते हैं, स्मॉल n1। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स को क्या मान सकते हैं, कैपिटल N1। आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। और इसके चलते जो करंट है वो हमारे पास I1 है, इसके चलते जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो भी हमारे पास क्या होगा, B1। इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब इन्हीं सारी चीजों को अगर मैं वर्ड में लिखूं तो बड़ा खतरनाक हो जाएगा, बहुत लेंदी दिखेगा, लगेगा ये डेरिवेशन कितना लंबा है। बस प्रैक्टिकली ऐसा कुछ नहीं है, बस केवल ये छोटे छोटे टर्म को क्या करते हैं हम लोग, अगर एक्सप्लेन करके लिखेंगे बुक में जो लिखा रहता है तो बड़ा भयावह दिखता है कि यार कितना बड़ा डेरिवेशन है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सिंपली बस कोडिंग को समझिए, आपको डेरिवेशन को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा, और बहुत छोटा डेरिवेशन है। मैं आपको दोनों को एक साथ दिखाऊंगा, S1 के चलते भी S2 के चलते। बुक में देखिएगा तो S1 के चलते पहले सेपरेट निकाला, फिर S2 के चलते निकाला, फिर लास्ट में दोनों को देखा है कि M ऑफ 1 2 के चलते, यानी कि 1 के चलते 2 पे क्या होगा, 2 के चलते 1 में क्या होगा। तो हम इसको दोनों को एक साथ दिखाएंगे, आपको कहीं बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं होगा, बहुत शॉर्ट में आपको मैं समझा दूंगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो लुक एट इट आउट द बोर्ड। ये हमने देखा S1 का, उसी तरह हम देखेंगे सोलेनॉइड S2 का। तो जो सोलेनॉइड S2 है, ठीक है, उसके चलते नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ क्या हो जाएगा, N2। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स क्या हो जाएगा, कैपिटल N2। इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसके चलते करंट भी क्या हो जाएगा, I2, और मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगा, B2। अब यहां पे ध्यान देने वाली बात है, देखिए यहां पे जो ये जो रेडियस हम लेंगे, दिस इज R1। तो R1 किसका होगा, सोलेनॉइड S1 का, यानी कि जो S1 सोलेनॉइड है इसका रेडियस भी R1 हो जाएगा। और जो यहां पे सोलेनॉइड S2 है, ढंग से थोड़ा समझिएगा, यहां से जो हम यहां का पोर्शन लेंगे, इस रेडियस को क्या लिख सकते हैं, R2। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्रैक्टिकली अगर हम देखा जाए तो यहां पे कंडीशंस भी हम मेंशन कर सकते हैं। देखिए कंडीशंस क्या क्या पॉसिबल है, हो सकता है R1 ग्रेटर देन, सॉरी इसको मैं रब कर देता हूं, यहां पे बहुत सारी प्रोबेबिलिटी भी देख सकते हैं हम। यहां पे दिखा सकते हैं R1 ग्रेटर देन R2 भी ले सकते हैं, या R1 लेसर देन R2 ले सकते हैं, R1 इक्वल टू R2 ले सकते हैं। ये तीन केस यहां पे क्या है, पॉसिबल है। लेकिन जब हम कोएक्सियल सोलेनॉइड ले रहे हैं तो हैविंग दोनों का कॉमन एरिया लेंगे। तो कॉमन एरिया लेने के लिए हमें किस केस को लेना पड़ेगा, इस केस को लेना पड़ेगा, यानी कि ये केस और ये केस हमारे पास अभी फिलहाल क्या हो जाएगा, इनवैलिड। ऐसा नहीं है कि प्रोबेबिलिटी नहीं है, प्रोबेबिलिटी है। हो सकता है हम सोलेनॉइड S1 का जो है रेडियस वो ज्यादा होगा कंपेयर टू द S2, और हो सकता है S2 का जो रेडियस होगा वो S1 से ज्यादा होगा। बट प्रैक्टिकली यहां पे जो हम लोग कोएक्सियल सोलेनॉइड को एक्सप्रेशन को ड्राइव करने के लिए जो ले रहे हैं, दोनों का एरिया क्या ले रहे हैं, कॉमन ले रहे हैं।
तो कॉमन एरिया लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऑब्वियसली R1 इक्वल टू R2 करना पड़ेगा। तो हम यहां पे लिख सकते हैं डायरेक्ट, हम पहले लाइन लिख देते हैं, लेट बोथ दिस सोलेनॉइड हैविंग कॉमन एरिया ए, यानी कि कॉमन एरिया हमने क्या ले लिया, ए। अब आपका कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहा। क्लियर, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। चलिए तो अब इस डेरिवेशन को आगे प्रोसीड करते हैं। कैसे प्रोसीड करेंगे, मैं यहां पे एक लाइन खींच देता हूं, बहुत ही सिंपल लाइन है, कोई दिक्कत नहीं होगा। पहले हम किसके लिए निकालेंगे, सोलेनॉइड S1 के चलते निकालेंगे, फिर सोलेनॉइड किसके चलते देखेंगे, S2 के चलते देखेंगे। तो सबसे पहले सोलेनॉइड S1 के चलते निकालेंगे और बाद में फिर सोलेनॉइड किसके चलते निकालेंगे, सोलेनॉइड S2 के चलते देखेंगे। ठीक है, और क्या निकालने वाले हैं, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो बड़ा सिंपल सी बात है, सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, करंट कैरिंग सोलेनॉइड किसके तरह बिहेव करता है, एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या होता है, तो ऑलरेडी हम जानते हैं। मैग्नेटिक फील्ड देखिए, सोलेनॉइड S1 है तो S1 के चलते मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास B1 है और S2 के चलते मैग्नेटिक फील्ड क्या है, B1 है। तो यहीं पे हम कहीं पे लिख देते हैं ऑटोमेटिकली। देखिए अगर मैं यहाँ पे ही लिख देता हूँ ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं है होगा। यहाँ पे देख लीजिए ध्यान से, अगर हम B1 लेंगे तो बार में सोलेनॉइड के चलते मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या होता है, म्यू नॉट, B1 है तो N1 I1। उसी तरह B2 अगर लेंगे तो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट N2 I2। म्यू नॉट NI होता है, म्यू नॉट NI होता है किसका, सोलेनॉइड के चलते मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन। तो बहुत ही सिंपल सी बात है। देखिए अब समझते हैं हम इस चीज को, टेक्निकल पॉइंट देखते हैं। S1 के अंदर जो भी फ्लक्स चेंज हो रहा है वो किसके वजह से हो रहा है, S2 के चलते। यानी कि S1 के अंदर जो भी चेंजिंग हो रहा है वो किसके चलते हो रहा है, S2 के चलते हो रहा है। और S2 में जो कुछ भी चेंजिंग होगा, S2 में जो फ्लक्स चेंज होगा वो किसकी वजह से होगा, S1 के चलते होगा। यानी कि S1 में जो भी चेंजिंग हो रहा है वो किसके चलते हो रहा है, S2 के चलते, और S2 में जो भी चेंजिंग होगा वो किसके चलते होगा, S1 के चलते। तो अगर हम फ्लक्स किसका निकालना चाहें, S1 के अंदर जो फ्लक्स चेंज हो रहा है वो किसके वजह से हो रहा है, I2, यानी कि सोलेनॉइड 2 के अंदर जो करंट में चेंजिंग आ रहा है उसके वजह से फ्लक्स चेंज किसके अंदर हो रहा है, S1 के अंदर हो रहा है। तो सबसे पहले लिखेंगे, तो हम यहां पे क्या करते हैं, यहां पे भी वही चीज है, सोलेनॉइड S1 के अंदर जो है एक टर्न के अंदर फ्लक्स निकाल लेंगे, उसको टोटल टर्न से मल्टीप्लाई करके हम क्या लिख सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ फ्लक्स। तो हम इसको डायरेक्ट आपको हम समझाते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए टोटल फ्लक्स मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, थोड़ा लेंदी हो जाएगा अगर एक एक को करें। टोटल फ्लक्स फॉर S1, तो S1 के चलते जो S1 के अंदर जो फ्लक्स हो रहा है चेंज, S1 मतलब सोलेनॉइड S1 के अंदर जो फ्लक्स चेंज हो रहा है किसकी वजह से हो रहा है, I2 की वजह से हो रहा है, S2 की वजह से। तो हम यहां पे कोडिंग लिखे क्या, फ्लक्स ऑफ 1 ड्यू टू S2। कोडिंग के लिए समझ में आ रहा है। तो टोटल फ्लक्स निकालने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। तो S1 के अंदर जो फ्लक्स चेंज हो रहा है किसकी वजह से, किसके मैग्नेटिक फील्ड की वजह से चेंज हो रहा है, S2 की वजह से। तो मैग्नेटिक फील्ड किसका लेंगे, B2 इंटू एरिया। अगर मैं सिंपली यहां पे B2 इंटू एरिया लिख देता हूं तो ये तो एक टर्न का निकल जाएगा, तो हमें नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि हमने यहां पे क्या लिख दिया, टोटल फ्लक्स फॉर S1, यानी कि इस पूरे सोलेनॉइड S1 के अंदर क्या निकालना है, टोटल फ्लक्स निकालना है। तो नंबर ऑफ टर्न से भी हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ टर्न्स किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किसके लिए निकालना है, S1 के चलते निकालना है। तो S1 का टोटल नंबर ऑफ टर्न्स क्या है हमारे पास, N1। सिमिलरली S2 के अंदर जब हम टोटल फ्लक्स निकालेंगे S2 के अंदर, तो S2 के अंदर जो कुछ भी होगा वो किसके चलते होगा, S1 के अंदर। तो हम यहां पे डायरेक्ट लिख देते हैं टोटल फ्लक्स अक्रॉस S2, कोई दिक्कत नहीं है। टोटल फ्लक्स अक्रॉस, अक्रॉस ज्यादा सूट करता है, तो यहां पे मैं लिख देता हूं, थोड़ा लैंग्वेज भी अच्छा हो तो अच्छी बात है। टोटल फ्लक्स अक्रॉस S1,
ठीक है, और यहाँ पे टोटल फ्लक्स अक्रॉस S2, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, phi of 2 ड्यू टू 1, यानी कि फ्लक्स चेंज किसके अंदर हो रहा है, S2 के अंदर हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, S1 की वजह से हो रहा है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, B1 इंटू एरिया, और दोनों सोलेनॉइड का एरिया हमने कॉमन ले रखा हूं ऑलरेडी, R1 इज इक्वल टू R2 का केस है, यहाँ पे मैंने लिख रखा हूं हैविंग कॉमन एरिया, इनटू किसके अंदर निकालना है, S2 के अंदर, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इसका क्या हो जाएगा, N2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये स्टेप समझने में आई होप आपको दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए, इसको मैं थोड़ा एक्सपेंड कर देता हूं, phi of 1 2 इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, B2। हमारे पास एक्सप्रेशन क्या है, इस चीज को ध्यान से देखिएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। B2 हमारे पास क्या हो जाएगा, म्यू नॉट N2 I2 A, और इस एक्सप्रेशन को भी हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ के केस में ही लिख दीजिए, बहुत ही सिंपल है। लास्ट में हम लोग देखेंगे, दोनों केस में निकाल लेंगे, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ के केस में तो निकलेगा, उसी को बाद में हम लोग कन्वर्ट कर देंगे टोटल नंबर ऑफ टर्न्स के केस में। तो N1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, तो N1 इंटू L, दोनों सोलेनॉइड का लेंथ कितना हमारे पास, L, कोई दिक्कत नहीं। सिमिलरली यहां पे भी देखेंगे, phi of 2 1 इज इक्वल टू क्या लेंगे, B1 हमारे पास क्या हो जाएगा, म्यू नॉट क्या हमारे पास, म्यू नॉट N1 इंटू I1 A, और N2 के जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, फिर N2 के जगह अगर हम लेंगे यहाँ पे, सॉरी N1, हाँ ठीक है, N1 इंटू L ले लिए, N2 लेंगे तो N2 के लिए क्या हो जाएगा, फिर N2 इंटू L, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो इस एक्सप्रेशन को क्या लिख सकते हैं, चलिए आई होप थोड़ा रब कर देते हैं। चलिए, तो ऑलरेडी थोड़ा सा स्पेस नहीं था, इसलिए हमने इसको क्या कर दिया, रब कर दिया। डायग्राम को हमने एज इट इज रखा हूं, और देखिए जो जो डाटा हमें बार बार यूज होगा उसको हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा साइड में लिख देते हैं, ताकि मतलब खिचड़ी नहीं पकेगा, दिखने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यानी कि फ्लक्स चेंज किसके अंदर हो रहा है, पहले कॉइल के अंदर, किसके चलते, किसके मैग्नेटिक फील्ड के चलते, दूसरे कॉइल के मैग्नेटिक फील्ड के चलते। उसी तरह से दूसरे सोलेनॉइड के अंदर जो है, दूसरे कॉइल के अंदर फ्लक्स चेंज हो रहा है, किसकी वजह से, पहले के चलते। तो हमने कोडिंग लिख दिया। अब इसको भी मिटा देते क्योंकि ये वैल्यू हमें यूज होने वाला है, इसलिए हम इसको यहाँ पे साइड में लिख देते हैं, हमारे पास स्पेस बच जाएगा। तो 5 सॉरी ये थोड़ा गिर जाता है। चलिए देखिए, तो यानी कि phi of 1 2 जो होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अरेंज करके लिख देते हैं हम यहाँ पे, N1 N2 I2 AL, और सिमिलरली phi of 2 1 क्या होगा, तो म्यू नॉट, यहाँ पे भी N1 N2, यहाँ हो जाएगा I1 इंटू AL, म्यू नॉट N1 N2 और I1 AL। तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब इसको भी हम यहाँ पे क्या करते हैं, रब कर देते हैं। अब यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, तो दिस इंप्लाइज जो फ्लक्स phi of 1 2 आया वो हमारे पास क्या हो गया, म्यू नॉट N1 N2 I2 AL। सिमिलरली यहाँ पे जो फ्लक्स आया 2 1 इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया, म्यू नॉट N1 N2। चलिए, तो phi of 1 2 और phi of 2 1 बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, म्यू नॉट N1 N2 I1 AL। हमें क्या निकालना है, म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है, यानी कोफिशिएंट। तो हम लिखेंगे वी नो दैट कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस को किससे इंडिकेट करते हैं, M से। तो फॉर म्यूचुअल इंडक्टेंस phi डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, दिस इंप्लाइज phi इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाता है, MI। तो हमें M निकालना, M इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, phi I, सॉरी यहाँ पे एक मिनट,
ठीक है। अब यहां पे जो हम लोग इस एक्सप्रेशन को लिखे हुए, ये तो हमने जस्ट आपको दिखाया हूं कि कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस के एक्सप्रेशन को कैसे निकाल सकते हैं। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है वो पहले के अंदर दूसरे के चलते निकाल रहा हूं। ऑटोमेटिकली म्यूचुअल इंडक्टेंस में क्या होता है, फर्स्ट कॉइल के अंदर करंट में वेरिएशन आता है, उसकी वजह से सेकेंडरी कॉइल, प्राइमरी कॉइल के अंदर जो भी करंट में चेंजिंग करते हो उसकी वजह से सेकेंडरी कॉइल के अंदर क्या होता है, फ्लक्स में चेंज होने की वजह से ईएमएफ क्या होता है, इंड्यूस होता है। तो एम ऑफ 1 2 हमारे पास क्या आ जाएगा, सिंपल सी बात, एम इज इक्वल टू 5/I। तो 5 ऑफ 1 2 अपॉन में करंट किसका लोगे, यहीं पे एक्सप्रेशन में समझने वाला है, करंट किसका लोगे, तो किसके करंट के वजह से फ्लक्स चेंज हो रहा है, यानी कि S1 के अंदर जो भी फ्लक्स चेंज हो रहा है वो किसके चेंजिंग की वजह से हो रहा है, I2 के, मतलब सोलेनॉइड S2 के अंदर जो करंट का वेरिएशन हो रहा है उसकी वजह से फ्लक्स चेंज किसके अंदर हो रहा है, S1 के अंदर हो रहा है। तो करंट ऑब्वियस सी बात है किसका लोगे, S2 का करंट क्या हो जाएगा, I2। यही चीज को ध्यान देने वाला बात है। तो 5 ऑफ 1 2 हमारे पास ऑलरेडी क्या है, म्यू नॉट N1 N2 I2 डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ जाएगा, I2 कैंसिल आउट, हमारे पास सीधा एक्सप्रेशन M ऑफ 1 2 कितना आ जाएगा, म्यू नॉट N1 N2 AL, म्यू नॉट N1 N2 AL, डेट्स इट। ये हमारे पास M ऑफ 1 2 का एक्सप्रेशन आ गया। सिमिलरली यहां पे देखेंगे M ऑफ 21 हमारे पास कितना हो जाएगा, 5 ऑफ 21 डिवाइडेड बाय I1। तो यहां पे हम लिख सकते हैं म्यू नॉट N1 N2 I1 AL अपॉन में क्या लिख सकते हैं, I1 कैंसल आउट हो जाएगा। तो दिस इंप्लाइज M ऑफ 1 2 हमारे पास कितना हो जाएगा, म्यू नॉट N1 N2 AL। अब यहां से हम देख सकते हैं कि जो म्यूचुअल इंडक्टेंस फर्स्ट के अंदर दूसरे के चलते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस फर्स्ट सॉरी 2 1 लिखना चाहिए ना, मैंने क्या लिख दिया, 1 2 क्यों लिख दिया, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, यानी कि सेकंड के अंदर पहले के चलते म्यू नॉट N1 N2 AL। आपने क्या देखा, आप यहां से हम लिख सकते हैं, यानी कि पहले के अंदर दूसरे के चलते, दूसरे के अंदर पहले के चलते, म्यू नॉट N1 N2 AL, म्यू नॉट N1 N2 AL, ऑलमोस्ट दोनों के अंदर क्या है, सेम है। तो हम यहां से कंक्लूजन निकाल सकते हैं, इसको रब करते हैं, इस पूरी चीज को रब कर देते हैं, स्पेस हमारे पास मिल जाएगा क्योंकि डेरिवेशन तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। बहुत सिंपल सी हमारे पास क्या आ गया, हेंस म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ इन फर्स्ट कॉइल ड्यू टू सेकेंड कॉइल इज इक्वल टू म्यूचुअल इंडक्टेंस इन सेकेंड कॉइल ड्यू टू फर्स्ट कॉइल इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, म्यू नॉट N1 N2 AL, म्यू नॉट N1 N2 AL। यानी कि एक मिनट, इसको अगर आप चाहें तो हम सिंपली एम भी लिख सकते हैं, सिर्फ म्यूचुअल इंडक्टेंस को सिंपली क्या लिख सकते हैं, अब हमें क्योंकि 1 के अंदर दूसरे के चलते, दूसरे के अंदर पहले के चलते, दोनों सेम ही है, तो सिंपल कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस को सिंपली हम क्या लिख सकते हैं, एम, व्हिच इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, म्यू नॉट N1 N2 AL। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, म्यू नॉट N1 N2 AL। अब ये तो आ गया इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ, इन केस ऑफ, ये हमारे पास किसके लिए है, इन केस ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ के केस में। अब हम इसी एक्सप्रेशन को टोटल नंबर ऑफ टर्न्स के केस में कैसे कन्वर्ट कर देते हैं, तो लिख सकते हैं इन केस ऑफ, हालांकि ये करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आप लोग खुद भी कर सकते हो, लेकिन मैं करके दिखा देता हूं कि आपको कोई फिलहाल फिर भी दिक्कत ना हो। इन केस ऑफ टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, तो M ऑफ 1 2 इक्वल टू M ऑफ 2 1, जिसको हम सिंपली M लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा हमारे पास,
म्यू नॉट, जहां पे n1 है वहां पे हम क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स के केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली आप लोग जानते हो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स के लिए क्या हो जाता है n इंटू एल, तो n के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा n बाय एल। नंबर ऑफ टर्न्स निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स को लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड से डिवाइड कर दो, तो n1 के लिए हम क्या लिख सकते हैं n1 अपॉन में l, n2 के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं n2 बाई एल ए एल, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो एक एल से एक एल कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या बचेगा म्यू नॉट n1 n2 ए डिवाइडेड बाय एल। तो दिस इंप्लाइज, ये हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन आ गया, म्यू नॉट n1 n2 al, दैट्स इट। इसमें कोई बहुत बड़ा चीज़ तो है नहीं, तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके ऊपर आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए, और इसके बाद का लेक्चर जो होगा, इसके बाद हम एक इसके ऊपर न्यूमेरिकल का भी लेक्चर बना देंगे, वीडियो बना देंगे, ताकि आपको फर्दर इन सारे के ऊपर न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना है आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए, तो अब इसी के अंदर जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फैक्टर्स ऑन विच द कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड्स। तो क्या क्या फैक्टर्स है जिसके ऊपर ये कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड करता है। तो आप देख ही रहे हो, जो भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आ गया, जो भी टर्म्स है इसके अंदर, वही सारे फैक्टर्स होते हैं जिसके ऊपर कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या करेगा, डिपेंड करेगा। तो चलिए हम इसको रब कर देते हैं। म्यू नॉट n1 n2 al, लिख देते हैं यहां पे फैक्टर्स ऑन विच म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द solenoid depends, factors on which mutual inductance of the solenoid depends। तो सबसे पहला फैक्टर हम लोग देखते हैं। पहला फैक्टर हमारे पास क्या है, जैसा कि एक्सप्रेशन में ही देखा था आपने, नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि जो m है वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n1 और n2, क्योंकि आपने एक्सप्रेशन अभी तुरंत देखा ना, m इज इक्वल टू हमारे पास क्या आया म्यू नॉट n1 n2 a अपॉन में क्या आ गया था l, यही आया था ना, म्यू नॉट n1 n2 a अपॉन में l। तो ऑब्वियस सी बात है। और दूसरा फैक्टर हमारे पास क्या आ गया, जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका है, एरिया, मतलब कॉमन एरिया, कॉमन एरिया, कॉमन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, कॉमन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और तीसरा हमारे पास ऑब्वियस सी बात है, परमिएबिलिटी ऑफ द कोर मटेरियल, ठीक है। और साथ ही साथ हम लोग ये भी देख लेते हैं कि दोनों सोलेनॉइड के बीच में रिलेटिव सेपरेशन कितना है। तो तीसरा फैक्टर हमारे पास रिलेटिव सेपरेशन भी हमारा आ गया। और चौथा फैक्टर हमारे पास क्या आ जाएगा, चौथा फैक्टर क्या आ जाएगा, देखिए ऑलरेडी आपने यहां पे देखा, पहला फैक्टर हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स आ गया, दूसरा फैक्टर हमारे पास एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आ गया, और तीसरा हमारे पास रिलेटिव सेपरेशन, और चौथा क्या होता है रिलेटिव ओरिएंटेशंस ऑफ द टू कॉइल्स, इस पे भी डिपेंड करता है। तो हम लिख सकते हैं जल्दी से, रिलेटिव ओरिएंटेशन ऑफ द टू कॉइल्स।
यानी कि दोनों कॉइल का जो रिलेटिव ओरिएंटेशन है वो भी हमारा एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसके ऊपर हमारा कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड करता है। तो आई होप बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा, क्योंकि यहां से जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ज्यादा चांसेस है। तो आई होप बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई भी चीज़ समझ में नहीं आया होगा तो आप नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आई होप हम कोशिश करेंगे आपके प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए। तो अभी भी जो लोग भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप तक नोटिफिकेशन बहुत जल्दी पहुँचे और आपका कोई भी लेक्चर मिस ना हो। थैंक यू।